किस क्लास में आपके लिए होने वाली है रिसर्च मेथोडोलॉजी की इंपॉर्टेंट क्लास, जिसमें आपको टोटल 35 क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल करवाए जाएंगे। 35 क्वेश्चन आपके सॉल्यूशन करवाए जाएंगे विद कॉन्सेप्ट के साथ में। अगर इनसे रिलेटेड कोई और भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करनी है मेरे को, क्वेश्चन में जो भी ऑप्शन है तो वो भी आपके साथ में साझा की जाएगी। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, आपको मटेरियल अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को नोटिफिकेशन अलाउ कर लीजिए। और पहले वाली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो सबसे पहले आप क्या करें, वो पहले वाली क्लास देखिए जो 75 या फिर 78 के आसपास क्लास आपकी अवेलेबल हो चुकी है। तो वो क्वेश्चन आप सबसे पहले सोल्व करिए। आपका जो पीएचडी का जो पीवाईक्यू पेपर्स हैं अगर आप कर लेते हैं तो आपका स्कोर अच्छा हो जाता है एंट्रेंस में। रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन आपके रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो जो भी आपका सिलेबस है वो आराम से कवर हो जाएगा इन क्वेश्चंस के माध्यम से। तो चलो देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक शोध पद्धति का उदाहरण। आपसे एग्जाम्पल पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड। कौन सा एक मामले का अध्ययन, नरवंश विज्ञान या फिर सर्वेक्षण या फिर जमीनी सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सर्वेक्षण। सर्वे आपका क्या है, एक क्वांटिटेटिव शोध पद्धति है। तो करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर है सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस प्रकार की नमूना पद्धति में जनसंख्या के प्रत्येक n वें व्यक्ति का चयन करना शामिल है। किस में शामिल है, सरल यादृच्छिक नमूनाकरण में, व्यवस्थित नमूनाकरण में, सुविधा नमूनाकरण में या फिर स्त्रीकृत नमूनाकरण में। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, व्यवस्थित नमूनाकरण। क्वेश्चन क्या था, व्हाट टाइप ऑफ सैम्पलिंग मेथड इन्वॉल्व्स सेलेक्टिंग एवरी एन नंबर इंडिविजुअल फ्रॉम ए पॉपुलेशन। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बाइलिंगुअल आपका ये पेपर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर मैं फिर भी अगर इंग्लिश में नहीं पढ़ूँ तो आप वीडियो को पॉज करके इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा माप के मात्रात्मक पैमाने का उदाहरण है। किसका पूछा है कौन सा माप के नाममात्र पैमाने का उदाहरण है। नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट। टेम्परेचर इन डिग्री, ठीक है, तापमान डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, छात्रों की ऊंचाई सेंटीमीटर में, वैवाहिक स्थिति जैसे एकल, विवाहित या फिर तलाकशुदा या फिर लिंकर्ड स्केल प्रतिक्रियाएं 1 से 5 तक होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। क्या करना आपको, मैरिटल स्टेटस के बारे में आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, माप के नाममात्र पैमाने का उदाहरण आपका क्या है, वैवाहिक स्थिति जैसे कोई विवाहित है, कोई एकल है, कोई तलाकशुदा है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। 3 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका 3 ऑप्शन है, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 की किस स्केलिंग तकनीक में उत्तरदाताओं को उनकी प्राथमिकता या सहमति की डिग्री के अनुसार वस्तुओं को शांतत्य या पर रखने के लिए कहा जाता है। नाममात्र स्केलिंग, सामान्य स्केलिंग, अंतराल स्केलिंग या फिर अनुपात स्केलिंग। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, सामान्य स्केलिंग। ऑर्डिनल स्केलिंग आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, कौन सा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ पूछा गया है कि कौन सी स्केलिंग तकनीक लगातार स्केल बिंदुओं के बीच समान अंतराल मानती है और इसका वास्तविक शून्य बिंदु होता है। इसका क्या होता है, वास्तविक शून्य बिंदु होता है। नाममात्र स्केलिंग, सामान्य स्केलिंग, अंतराल स्केलिंग या फिर अनुपात स्केलिंग। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, 5 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अनुपात स्केलिंग, रेशियो स्केलिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर में पूछा गया है कि किस प्रकार के अनुसंधान डिजाइन में शोधकर्ता चर में हेरफेर किए बिना घटनाओं का अवलोकन और वर्णन करता है। खोजपूर्ण, वर्णनात्मक, कारण या फिर केस स्टडी। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, वर्णनात्मक, डिस्क्रिप्टिव यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि शोध में साहित्य समीक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। किसमें, शोध में जो साहित्य समीक्षा का जो प्राथमिक उद्देश्य है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ए लिटरेचर रिव्यू इन रिसर्च।
शोधकर्ताओं के निष्कर्षों के संक्षेप में प्रस्तुत करना, शोधकर्ता की विश्वसनीयता स्थापित करना या फिर अध्ययन के लिए एक सैद्धांतिक रूपरेखा प्रदान करना, पिछले शोध निष्कर्षों की नज़रअंदाज करना, पिछले जो शोध निष्कर्ष हैं उनको नज़रअंदाज करना। तो साहित्य समीक्षा का जो प्राथमिक ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है अध्ययन के लिए एक सैद्धांतिक रूपरेखा प्रदान करना। आप अध्ययन करना चाहते हो, इसके लिए क्या करना, रूपरेखा प्रदान करना, एक फ्रेमवर्क पहले से तैयार करके देना। ये क्या है, साहित्य समीक्षा का मेन ऑब्जेक्टिव है, प्राथमिक उद्देश्य है, प्राइमरी ऑब्जेक्ट जिसको हम कह सकते हैं। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा कि टू प्रोवाइड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क फॉर द स्टडी। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को मोर लेटेस्ट अपडेट के लिए, और बेल आइकन को अलाउ करना मत भूलना ताकि आपको नोटिफिकेशन यूट्यूब के द्वारा भेजा जाए जब भी कोई क्लास आए। और निम्नलिखित में से कौन अनुसंधान नैतिकता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? केवल कानूनी नियमों का पालन करना, डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित करना, परिकल्पनाओं का समर्थन करने के लिए डेटा में हेरफेर करना, या फिर प्रतिभागियों से सूचित सहमति की अनदेखी करना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित करना। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि शोध में परिकल्पना तैयार करने का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ फॉर्मुलेटिंग ए हाइपोथेसिस इन रिसर्च? शोधकर्ता के दृष्टिकोण को साबित करना, डेटा संग्रहण और विश्लेषण प्रक्रिया का मार्गदर्शन करना, परिणामों में हेरफेर करना। सी ऑप्शन आपका क्या है? परिणामों में हेरफेर करना। और डी ऑप्शन आपका क्या है कि साहित्य समीक्षा करने में से बचना। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि शोध में परिकल्पना तैयार करने का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ फॉर्मुलेटिंग ए हाइपोथेसिस इन रिसर्च? ठीक है, टू प्रोवाइड द रिसर्चर्स पॉइंट ऑफ व्यू, टू गाइड द डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस प्रोसेस, टू मैनिपुलेट द रिजल्ट, या फिर टू अवॉइड कंडक्टिंग द लिटरेचर रिव्यू। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि डेटा संग्रहण और विश्लेषण प्रक्रिया का मार्गदर्शन प्रदान करना ही क्या है? शोध परिकल्पना तैयार करने का एक उद्देश्य है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे शोध की विशेषता है? क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड रिसर्च? पक्षपातपूर्ण निष्कर्ष, उद्देश्यों में स्पष्टता का अभाव, या फिर परिणामों की प्रतिलिपि प्रस्तुत करने की योग्यता, या फिर अध्ययन का सीमित दायरा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, परिणामों की प्रतिलिपि प्रस्तुत करने की योग्यता। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि अच्छे माप का मानदंड क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है कि अच्छे माप का मानदंड क्या है? उच्च लागत, कम विश्वसनीयता, संगति, या फिर विश्वसनीयता। तो व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ गुड मेजरमेंट? हाई कॉस्ट, लो कॉस्ट, कंसिस्टेंसी, या फिर सब्जेक्टिविटी। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा संगति। कंसिस्टेंसी आपका सी ऑप्शन हो जाएगा कि अच्छे माप का मानदंड क्या है? संगति, कंसिस्टेंसी आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रवैया माप पैमाने का एक प्रकार है? नाममात्र पैमाना, सामान्य पैमाना, अंतराल पैमाना, या फिर लिंकर्ट स्केल। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ एटीट्यूड मेजरमेंट स्केल? नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल, या फिर लिंकर्ट स्केल। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 का करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, लिंकर्ट स्केल। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर पैरामीट्रिक डेटा का उदाहरण है? किसका? गैर पैरामीट्रिक। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन पैरामीट्रिक डाटा? हाइट, वेट एंड रैंक ऑर्डर एंड टेम्परेचर इन डिग्रीज, ठीक है, सेल्सियस। यहाँ पे पूछा गया था गैर पैरामीट्रिक डेटा का उदाहरण कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रैंक क्रम। रैंक ऑर्डर जो है ये आपका नॉन पैरामीट्रिक डाटा का एग्जाम्पल है। तो करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको और भी लेटेस्ट अपडेट मिले यहाँ पे, और क्लासों की नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब के द्वारा भेजी जाए। और ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लेना, अगर आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो PDF आपको वहाँ पे अवेलेबल करवा दी जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 14 है कि डेटा प्रोसेसिंग में संपादन का उद्देश्य क्या है। डेटा को श्रेणियों में व्यवस्थित करना, प्राथमिक डेटा एकत्रित करना, डेटा में त्रुटियों और विसंगतियों को ठीक करना, या फिर डेटा को ग्राफिक्स रूप में प्रस्तुत करना। तो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ एडिटिंग इन डाटा प्रोसेसिंग। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 14 का सी ऑप्शन, डेटा में त्रुटियों और विसंगतियों को ठीक करना। ठीक है, टू करेक्ट एरर्स एंड इनकंसिस्टेंसी इन डाटा। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 है कि डेटा विश्लेषण में कोडिंग में क्या शामिल है। डेटा क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 में क्या पूछा गया कि डेटा विश्लेषण में कोडिंग में क्या शामिल है। डेटा को श्रेणियों या समूहों में व्यवस्थित करना, डेटा को त्रुटियों को ठीक करना, या फिर कच्चा डेटा एकत्रित करना, या फिर डेटा को सारणीबद्ध रूप में प्रस्तुत करना। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, इसका करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। डेटा विश्लेषण में कोडिंग क्या शामिल करता है, डेटा को श्रेणियों या समूहों में व्यवस्थित करता है। जो भी आपके पास में डेटा है उसको क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, कैटेगरीज एंड ग्रुप्स में। ठीक है, कि ये ग्रुप इसका है, ये ग्रुप इसका है, ये श्रेणी इसकी है, ये श्रेणी इसकी है। तो करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा कि ऑर्गेनाइज डेटा इनटू कैटेगरीज एंड ग्रुप्स। 15 का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि डेटा विश्लेषण के संदर्भ में वर्गीकरण क्या है। क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द क्लासिफिकेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डाटा एनालिसिस। डेटा के ए ऑप्शन है डेटा को संख्यात्मक मान निर्दिष्ट करना, डेटा को श्रेणियों या समूहों में व्यवस्थित करना, या फिर डेटा में त्रुटियों को ठीक करना, या फिर डेटा को ग्राफिकल रूप में प्रस्तुत करना। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 का करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, ऑर्गेनाइज डाटा इनटू कैटेगरीज एंड ग्रुप्स। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे कि डेटा विश्लेषण के संदर्भ में वर्गीकरण क्या है। तो वर्गीकरण क्या है, डेटा को श्रेणियों और समूहों में व्यवस्थित करना। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन आपको सिमिलर से दिख रहे होंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि डेटा प्रस्तुति की किस विधि में डेटा को पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित करना शामिल है। क्या है, डेटा प्रस्तुति की किस विधि में डेटा को पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित करना शामिल है। चित्र में प्रतिनिधित्व, सारणीयन, चार्टिंग, या फिर रेखांकन। तो 17 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सारणीयन, टेबुलेशन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विच मेथड ऑफ डाटा प्रेजेंटेशन इन्वॉल्व्स अरेंजिंग डाटा इन रोज एंड कॉलम्स। तो करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 की एक शोध रिपोर्ट का उद्देश्य क्या है। डेटा एकत्रित करना, डाटा कच्चा डेटा प्रस्तुत करना, या फिर अनुसंधान निष्कर्षों को संप्रेषित करना, या फिर डाटा विश्लेषण करना। तो एक शोध रिपोर्ट का उद्देश्य क्या है। क्या पूछा गया, व्हाट इज द पर्पज ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। टू कलेक्ट डाटा, टू प्रेजेंट रो डाटा, एंड टू कम्युनिकेट रिसर्च फाइंडिंग्स, एंड टू कंडक्ट डाटा एनालिसिस। तो 18 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, अनुसंधान निष्कर्षों को संप्रेषित करना ही क्या है, डेटा रिपोर्ट का ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे 18 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि शोध रिपोर्ट लेखन के लिए के किस चरण में निष्कर्षों की व्याख्या की जाती है। क्या पूछा गया है, शोध रिपोर्ट लेखन में किस चरण में निष्कर्षों की व्याख्या की जाती है। इन विच स्टेप ऑफ राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट फाइंडिंग्स एंड इंटरप्रिटेड। परिचय, कार्यप्रणाली, परिणाम और निष्कर्ष। तो 19 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, रिजल्ट्स। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी शोध रिपोर्ट के में संदर्भ देने का उद्देश्य क्या है। ठीक है, क्या देने का, कॉन्टेक्स्ट देने का जो उद्देश्य है, रेफरेंसिंग इन ए रिसर्च रिपोर्ट, उसका उद्देश्य क्या है। रिपोर्ट में उपयोग किए गए स्रोतों को सूचीबद्ध करने के लिए, आंतरिक जानकारी के लिए फुटनोट प्रदान करने के लिए, या फिर कच्चे डेटा को प्रस्तुत करने के लिए, या फिर डेटा को श्रेणियों में व्यवस्थित करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि रिपोर्ट में उपयोग किए गए स्रोतों को सूचीबद्ध करने के लिए, कि हमने जो डाटा कलेक्ट किया है उसके रिसोर्सेज प्राइमरी ये है, सेकेंडरी ये है, इसलिए हम क्या करते हैं, रेफरेंसिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, संदर्भ देते हैं उसमें कि हमारी इस बुक में से ये कॉन्टेंट हमने उठाया, ये कॉन्टेंट हमने उठाया, यहाँ से इस पब्लिशर इस पेपर से हमने ये चीज़ें उठाई। ठीक है, तो इस प्रकार से रेफरेंस दिया जाता है, उसका उद्देश्य होता है रिपोर्ट में उपयोग किए गए स्रोतों की सूचीबद्ध करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है
कि कौन सी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सुविधा आमतौर पर डेटा को सारणीबद्ध करने और सांख्यिकीय गणना करने के लिए उपयोग की जाती है? पिवोट टेबल, चार्ट, सूत्र या फिर मैक्रोज। तो 21 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, पिवोट टेबल। पिवोट टेबल आपका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि आमतौर पर संख्याओं की श्रेणियों के औसत की गणना करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? मैक्स का, मिन का, सम का या फिर औसत का? क्या पूछा गया है कि संख्याओं की श्रेणियों में औसत, एवरेज की गणना करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो एवरेज की जो कैलकुलेशन, औसत की जो गणना की जाती है वो की जाती है एवरेज से। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है कि अनुसंधान में सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए किस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एडोब फोटोशॉप या फिर IBM SPSS। ठीक है, IBM SPSS। तो अनुसंधान में सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए किस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? तो 23 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, IBM SPSS। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। अनुसंधान में SPSS का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? किसका? SPSS का जो प्राथमिक उद्देश्य है, प्राइमरी जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा इसमें? डेटा प्रविष्टि, डेटा विश्लेषण, रिपोर्ट लेखन या फिर डेटा भंडारण। तो 24 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डेटा विश्लेषण, डेटा एनालिसिस। इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 की कौन सी SPSS सुविधा आमतौर पर डेटा को प्राथमिक रूप में से सारणीबद्ध और प्रस्तुत करने के लिए उपयोग की जाती है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिस्टमेटिक एडिटर, डेटा व्यू या फिर आउटपुट व्यूअर या फिर चार्ट बिल्डर आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 25 में? तो 25 का करेक्ट आंसर आपका है चार्ट बिल्डर। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, चार्ट बिल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि शोध में डेटा प्रतिनिधित्व, सारणीयन और सांख्यिकीय गणना के लिए आमतौर पर कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एडोब इलस्ट्रेटर या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या फिर एडोब InDesign। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन होगा यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन की व्यवसाय में अनुसंधान का क्या महत्व है? एक बिजनेस में रिसर्च का क्या महत्व है? ठीक है, यह केवल मुनाफे पैदा करने में मदद करता है, यह निर्णय लेने के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, यह केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है या फिर ये व्यवसाय जगत में इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है? तो 27 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यह निर्णय लेने के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28 नंबर क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि किस विधि में शोधकर्ता का एक सिद्धांत से शुरुआत करता है और फिर अवलोकन के साथ उसका परीक्षण करता है? आगमनात्मक तर्क, निगमनात्मक तर्क, अपहरणात्मक तर्क या फिर हाइपोथेटिको निगमनात्मक विधि। तो 28 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा निगमनात्मक तर्क, डिडक्टिव रीजनिंग। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। कौन सा दृष्टिकोण आमतौर पर गुणात्मक अनुसंधान में से जुड़ा है? निगमनात्मक तर्क, आगमनात्मक तर्क, प्रायोगिक डिजाइन या फिर मात्रात्मक विश्लेषण। 29 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, आगमनात्मक तर्क, इंडक्टिव रीजनिंग। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन। किस विधि में शोधकर्ता डेटा इकट्ठा करता है, पैटर्न ढूंढता है और फिर एक सिद्धांत या परिकल्पना उत्पन्न करता है? निगमनात्मक तर्क, हाइपोथेटिको निगमनात्मक विधि, आगमनात्मक तर्क या फिर अपहरणात्मक तर्क। तो 30 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, अपहरणात्मक तर्क। अब ए बी डिडक्टिव रीजनिंग, अब डिडक्टिव रीजनिंग आपका यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 31।
31 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आगमनात्मक तर्क का प्रयोग अक्सर शोध प्रक्रिया के किस चरण में किया जाता है। किसका पूछा है, आगमनात्मक जो तर्क है आपका इंडक्टिव रीजनिंग है, इसका प्रयोग अक्सर शोध प्रक्रिया के किस चरण में किया जाता है। आपको स्टेप पूछा है, कौन सी स्टेप में इसका प्रयोग किया जाता है, कौन सी प्रोसेस में इसको काम में लिया जाता है। परिकल्पना तैयार करना, डेटा संग्रहण करना, सिद्धांत विकास करना या फिर साहित्य समीक्षा करना। तो 31 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सिद्धांत विकास में आपका जो इंडक्टिव रीजनिंग है। ठीक है, हम देखते हैं कि इंडक्टिव रीजनिंग में जो प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में बात की जाती है। तो यहाँ पे सिद्धांत विकास का कार्य जब किया जाता है तो वहाँ पे आपका आगमनात्मक जो तर्क है इसका प्रयोग किया जाता है। सिद्धांत विकास में जो आगमनात्मक तर्क है इसका प्रयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, थ्योरी डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 की विशिष्ट अवलोकनों से व्यापक सामान्यकरण की ओर बढ़ना किस विधि की विशेषता है। निगमात्मक तर्क, आगमनात्मक तर्क या फिर प्रायोगिक डिजाइन या फिर गुणात्मक विश्लेषण। तो 32 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, आगमनात्मक तर्क। बी ऑप्शन आपका इंडक्टिव रीजनिंग यहाँ पे सही हो जाएगा। देखा जाए तो इस पेपर में काफ़ी अच्छा सिलेबस आपका कवर किया गया था। ऑलमोस्ट सिलेबस से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं और पेपर का लेवल भी जो अच्छा है। अगर आप इस पेपर में 35 में से 25 क्वेश्चन अगर लगा लेते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का पेपर दे दिया जाए, रिसर्च मैथोलॉजी में कहीं से भी आपका पेपर उठा के दे दिया जाए, आराम से आप 80% से अबव ला सकते हैं, क्योंकि इस पेपर का जो लेवल है काफ़ी अच्छा लेवल है। ठीक है, तो इसीलिए मैं देख के लेके आई हूँ। निगमात्मक तर्क में निष्कर्ष की वैधता इस पर निर्भर करती है, अवलोकनों की चौड़ाई पर, एकत्रित किए गए डेटा की गहराई पर, या फिर प्रारंभिक सिद्धांत की सुदृढ़ता पर, या फिर सांख्यिकीय विश्लेषण का उपयोग पर। तो निगमात्मक तर्क में निष्कर्ष की वैधता इस पर निर्भर करती है। तो निष्कर्ष की वैधता है ये आपकी जो निर्भर करती है वो करती है प्रारंभिक सिद्धांत की सुदृढ़ता पर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि शोध पत्रों में स्रोतों का हवाला देने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। क्या पूछा गया है कि शोध पत्रों में स्रोतों का हवाला देने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। स्रोत वो आपका जो है रेफरेंस जिसको कहा जाता है, वो क्यों बताया जाता है कि हमने डाटा यहाँ से कलेक्ट किया है, हमने डाटा इस बुक से उठाया, हमने डाटा इंटरनेट से यहाँ से लिया है, प्राइमरी है सेकेंडरी है। तो ये उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, कानूनी परिणामों से बचने के लिए, मूल लेखकों को श्रेय देने के लिए, या फिर पेपर की लंबा करने के लिए, या फिर पाठक को भ्रमित करने के लिए। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 34 नंबर का बी ऑप्शन, स्रोतों को मूल लेखकों को श्रेय देने के लिए कि हमने आपका इनका रिसर्च डेटा लिया है, अच्छा था इसलिए हमने भी काम में लिया है, उनको श्रेय देने के लिए एक तरह से। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 के निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य चोरी का एक रूप नहीं है। कौन सा साहित्य चोरी का एक रूप नहीं है, मिलीभगत, उद्धरण, पेज राइटिंग या फिर घोस्ट राइटिंग। तो 35 नंबर जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उद्धरण। 35 नंबर का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, उद्धरण। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, साहित्य चोरी का एक रूप नहीं है, मिलीभगत आपका रूप है, पेज राइटिंग है और घोस्ट राइटिंग है, लेकिन उद्धरण आपका साहित्य चोरी का एक प्रकार नहीं है। बाकी तीनों आपके साहित्य चोरी के प्रकार हैं। तो आप टाइप्स ऑफ जो है प्लेरिज्म के टाइप्स आप देख सकते हो, मिलीभगत, पेज राइटिंग और घोस्ट राइटिंग भी इसका प्रकार है। तो ये 3 प्रकार है, बाकी ये इसका रूप नहीं है, उद्धरण आपका अलग चीज़ है। तो आज की क्लास कैसी लगी ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और अगर आपको क्लास में किसी प्रकार का कोई डाउट है, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, ताकि मुझे फीडबैक मिले क्लास में जो क्वेश्चन हैं उनको आप अच्छे से देख रहे हैं। ये आपको तभी पता लगेगा कि क्वेश्चन गलत है या सही है। तो पीछे वाली क्लास से भी आप ज़रूर से देखना, और जैसी भी क्लास है आपको कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपको हेल्पफुल मिल रही है, क्लास हेल्प कर रही है, तो अच्छा कंटेंट आपको और भी अच्छे से अच्छा कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल करवा दिया जाएगा। और टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सीरियस जो PhD प्रिपरेशन कर रहे हैं, PhD के लिए जो भी आगे कैंडिडेट सीरियस हैं, वो सभी वहाँ पे ज्वाइन करके डिस्कस करते हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटी से, अलग अलग स्टेट से और अलग अलग कल्चर के लोग वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो वहाँ पे आपके थॉट्स भी शेयर होंगे। ठीक है, अलग अलग लोगों से बात करोगे तो आपको नॉलेज और भी मिलेगा। तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको PDF वगैरह फ्री में
अवेलेबल करवा दी जाती है। कोई भी कॉस्ट आपसे चार्ज नहीं किया जाता। तो काफ़ी जो पेपर्स है आपके टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हैं, तो वो जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। इसके डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में जो ये वीडियो है, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको क्या मिलेगा, टेलीग्राम चैनल की डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।